Hello, friends. Welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends, we are continuing with our marathon classes of NCERT Class 6 Polity. तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कर लिया था. इनफैक्ट फर्स्ट और सेकंड चैप्टर यूनिट 1 का पार्ट है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी. दैट वी विल डू इट बाय यूनिट वाइज, राइट. और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड द टॉपिक, दे डोंट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, लेट मी डू इट फॉर यू. तो हम बड़े ग्रेजुअली लेकिन कंप्लीशन के साथ क्लास 6 के एनसीईआरटी का पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे. सो इन दिस सेशन वी विल ट्राई एंड कंप्लीट द एंटायर क्लास 6 एनसीईआरटी. तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आई एम 100% श्योर दैट वंस वी आर एट द एंड ऑफ इट यू वुड हैव अंडरस्टूड द एंटायर सब्जेक्ट. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट वेन्स यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, ओके, ओनली देन आप इस पर फाउंडेशन बना सकते हो. तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर अन अकेडमी में हमने जो प्लस क्लासेस लेनी है, क्या उससे पहले एनसीईआरटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. मैं हमेशा बोलता हूँ पैरेलली पढ़ते चले जाओ. अब तो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ ना भी पढ़ने का मौका मिले तो भी तुम इन वीडियोस को देखो, एंड देन यू कैन सर्टनली अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ इट. सो हम ये करेंगे, और मैं तुम्हें सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ाऊंगा. आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू कि इन फैक्ट्स के साथ आप इंटर कनेक्शन कैसे करते हो. हाउ विल यू कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ विल यू कनेक्टेड टू द एडवांस टॉपिक्स. सो ये सब कुछ हम एक साथ करेंगे. मेरा तो काम ही ये है. मैंने कॉन्सेप्टोलॉजी का जो चैनल निकाला वो सिर्फ इसी वजह से निकाला, क्योंकि मैंने रियलाइज किया था दैट यूपीएससी एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपको कभी भी फैक्ट्स के मार्क्स मिलते ही नहीं. आपको हमेशा इंटर कनेक्शन ऑफ फैक्ट्स के मार्क्स मिलते हैं. सो यू विल ऑलवेज बी एबल टू डू दिस इफ यू आर इंटर कनेक्टिंग द फैक्ट्स, वरना तो गेम इज ओवर इवन बिफोर यू नो इट. सो आई एम श्योर दैट यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक लाइक दिस एंड यू वुड बी ह्यूजली of a great advantage if you follow what I am trying to teach you. So conceptology जो मेरा चैनल है उसको वॉच करो and take the advantage of my years, in fact almost more than a decade years of experience in teaching and mentoring UPSC CSE aspirants who crack the toughest exam in the world. So अनअकैडमी की दुनिया में मुझे सिड लाइफ कोड से जाना जाता है. और मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैं अभी तक जो पढ़ाता था ना वो GS2, दैट इज मेंस का GS2 पढ़ता था. उसमें भी 250 मार्क्स का पेपर है. लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं पॉलिटी, गवर्नेंस और IR में पढ़ा रहा हूँ और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो अनबीटेबल हो जाते. सो मैंने सोचा व्हाई नॉट टेक अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ बिगर शेयर. और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अनाउंस कर रहा हूँ द लॉन्च ऑफ PSIR ऑप्शनल. सो आई एम नाउ not only taking 250 marks of GS2 but also 250 marks of optional 1 and 250 marks of optional 2. So practically half of your UPSC examination is now taken care of through me. So अब भी अगर तुमने देरी की तो इसकी जिम्मेदारी केवल तुम्हारी है. So to get 10% discount while you are joining this, use the code SIDLIVE, SIDLIVE. ये मेरा कोड है, ये मेरा रेफरल कोड है. तो आप मेरे ऑप्शनल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है. अगर आप PSIR ऑप्शन ले रहे हैं तो दिस इज अ ग्रैंड अपॉर्चुनिटी फॉर यू. सो दोज ऑफ माय फ्रेंड्स जो 2021 में अटेम्प्ट कर रहे हैं, टेक अ 1 ईयर और अ 2 ईयर कोर्स. और ये 1 ईयर और 2 ईयर कोर्स लेकर तुम्हें बहुत एडवांटेज हो जाएगा. दोज ऑफ माय फ्रेंड्स जो 2022 के बाद या अटेम्प्ट करें, देयर टेक अ 2 to 3 ईयर कोर्स. एंड 2 to 3 ईयर कोर्स में तुम एक ही सब्जेक्ट को इतने बार पढ़ोगे, इतने बार रॉक सॉलिड प्रिपरेशन होगी दैट यू विल बिकम ऑलमोस्ट अ चैंपियन दिस सब्जेक्ट. और एडवांस लास्ट अटेम्प्ट जो भी होंगे, वॉच द सीरीज केयरफुली एंड टेक दैट एज. अगर तुमने अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर मेरे कनेक्ट नहीं किया है तो भाई किसका इंतजार कर रहे हो. tinyurl.com/siddharthpolity पे जाओ या फिर इस कोड को स्कैन कर लो and you can easily become a part of my telegram channel और तुम्हें सारे एडवांटेजेस होंगे. तो चाहे तुम प्लस क्लासेस लो, चाहे आइकॉनिक क्लासेस लो, यूज द कोड SIDLIVE. ऑल्सो द बैच कोर्सेज हैव बीन लॉन्च्ड. वो 6 months बैच कोर्स है, कंप्लीट 1 year बैच कोर्स फॉर UPSC CSE है, 2 years GS बैच कोर्स फॉर UPSC CSE 2023 है, या फिर NCERT बैचेस फॉर UPSC CSE प्रीलिम्स. ये सब शुरू हो रहा है
मेक श्योर दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ देम। सो अनअकैडमी पर ऑप्शनल का कोर्स है, अब तुम्हारे पास ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तो अगर तुम ऑलरेडी प्लस में हो और तुमने ऑप्शनल नहीं चूज़ किया है तो तुम अपग्रेड कर लो, राइट। और अगर तुमने अभी तक ऑप्शनल भी नहीं लिया है और प्लस भी नहीं लिया हुआ है तो जीएस प्लस ऑप्शनल का प्लस को कॉम्बिनेशन कोर्स करो और तुम्हें बहुत एडवांटेज होगा, बहुत मनी सेविंग होता है। फिर उसके साथ कोड यूज़ करो SIDLIVE, SIDLIVE। तो पहले इतना 29% 43% ऑफ है, और जब SIDLIVE कोड यूज़ करोगे तो तुम्हें एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो अब पे ही पैसा बचाने का इससे अच्छा मौका नहीं है। यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स माई फ्रेंड्स, टेक अ वाइज डिसीजन बट टेक इट नाउ। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेक द डिसीजन नाउ। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और अभी तक तुमने कॉन्सेप्टोलॉजी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, पता नहीं किसका वेट कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू टीच यू इंटरकनेक्शन ऑफ थॉट्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड। और आज जो हम बुक कर रहे हैं दैट इज सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6। और देखा जाए तो क्लास 6 की बुक है यार, क्लास 6 की। बट मैंने तुम्हें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ाते टाइम दिखा दिया है कि ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से ही आपको ये दिखाई देने लग जाएगा कि कितनी डिटेल में इस बुक को पढ़ा जा सकता है। सो इस बुक को, ये स्कूल की बुक ज़रूर है लेकिन ये स्कूल लेवल बुक नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये स्कूल की बुक ज़रूर है लेकिन ये स्कूल लेवल बुक नहीं है। और ये मैं तुमको साबित कर सकता हूँ now during the course of this video. Carefully understand this and we are going to start with Unit 2, Chapter 3 and Chapter 4. Unit 2 is dealing with government. हमने Unit 1 Diversity ख़त्म कर दी है। Understanding Diversity, Diversity and Discrimination Chapter 1 and 2 ख़त्म हो चुका है। In the another video जो कि इसी सीरीज़ के साथ, just find it out and watch that also. Unit 2 Government को अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो ये जो चैप्टर है दिस इज डीलिंग विद गवर्नमेंट। अब इसको आराम से पढ़ेंगे तो मेरे स्टाइल से पढ़ना होगा। सो दैट्स द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। अगर मेरे स्टाइल से पढ़ना है तो फिर मेरे स्टाइल से पढ़ना। सो व्हाट इज गवर्नमेंट? You must have heard the word government mentioned several times. ध्यान से पढ़ना, कोई जल्दबाजी मत करना, ये एक ही बार करना है, ओके, बट इतने अच्छे से करना है ताकि इसके बाद इसको फिर पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। In this chapter you will learn about what a government is and what the important role it plays in our lives. What do governments do? How do they decide? What do they do? What is the difference between different types of governments such as monarchies and democracies? तुम लोगों को एहसास भी नहीं हो रहा होगा कि यहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है। अभी तो ये शुरुआत भी नहीं हुआ और मुझे ऐसा ना स्ट्राइक करने लग गया, ऐसा लगने लग गया हे भगवान, इतने सारे सब्जेक्ट्स इतने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं सिर्फ छोटी सी पैराग्राफ से। आगे देखते। तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्क्रीनशॉट्स है, स्निपेट्स है। गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट the rights of unorganized workers. फिर लिखा है गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ अनियंस, सेज नो शॉर्टेज इन द मार्केट। फिर डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड्स सून, सेज गवर्नमेंट। फिर लिखा है सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 more जजेस, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फॉर रीवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर। फिर लिखा है ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्केर्सिटी हिट बाय द गवर्नमेंट। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमको ये बात समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट के पास होस्ट ऑफ एक्टिविटीज है। तो जो गवर्नमेंट होती है ना माय फ्रेंड्स, ये वर्ड एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड से आया है विच इज कॉल्ड ग्यूबरनारे। ग्यूबरनारे मीन्स टू गाइड, ओके, और रादर उसके बाद अगर लैटिन वर्ड भी देखो तो इट इज क्यूबरनाइन। क्यूबरनाइन इसका मतलब होता है विच इज टू मनूवर, ओके। तो ये यहाँ तो नहीं लिखा हुआ बट मेरा काम है तुम्हें समझाना। सो जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं गाइड करती है द नेशनल पॉलिसीज, जो कहीं ना कहीं गाइड करती है द रिगार्ड्स टू क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या लॉज होने चाहिए, कैसे वेलफेयर पॉलिसी चलनी चाहिए, कैसे कोर्ट्स के क्या अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, कुछ एग्जीक्यूटिव पोजीशंस की ज़रूरत है,
एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड इट इज़ नॉट ओनली दैट, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट में अगर कंट्री में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई स्केर्सिटी हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, कोई पैंडेमिक आ जाए, कोविड आ जाए, फलान ढमकान कुछ भी हो जाए, सब जगह गवर्नमेंट का रोल है। सो एक्चुअली द गवर्नमेंट इज द वन जो गाइड करती है, जो कि एस्पेक्ट करती है कि कुछ भी अगर ज़रूरत है इन नेशनल पॉलिसी देन इट शुड बी अंडर द गवर्नमेंट। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा एक भूलना मत कि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, ये चैप्टर 3 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी। सो अब इसको हम ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी भी छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। देखो ये लाइन है, ओके, ये अभी पहला ही पैराग्राफ हुआ, लेकिन हमको इस लाइन से कितनी अच्छी लाइन पता चल गई, जो मैंने अभी तुम्हें एक बड़े एडवांस बुक में से बता दिया कि जो गवर्नमेंट होता है इट कम्स फ्रॉम द वर्ड ग्यूबरनायर या फिर क्यूबरनाइन। तो ये वाला वर्ड एक्चुअली क्या था, टू गेट थिंग्स डन, टू मनूवर, टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, टू मेक सम काइंड ऑफ मोशन, टू मेक सम काइंड ऑफ गाइडेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। आप समझ रहे हो ये बात? तो मैंने तो क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 खोला है, उसका पहला लाइन पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये बुक ऐसी है कि इसमें आपको कोई पढ़ाने वाला होना चाहिए, देन यू कैन सर्टेनली बी एबल टू कनेक्ट डॉट्स हियर। These can be decisions about where to build roads and schools, or how to reduce the prices of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. The government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and railway services. तो सारी की सारी नेशनल पॉलिसीज यहीं से चल रही हैं। अब आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया जो इंटरनल इश्यूज है, बट ऐसा थोड़ा है। हम लोग को द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। अब तुम्हें एक अजीब सी बात बताऊं, बड़ा अजीब सी बात होगी, तुम लोग को अजीब सा झटका लग जाएगा। ये जो लाइन दिख रही है तुम्हें, मेंटेन द पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, ये गवर्नमेंट का काम है, और ये गवर्नमेंट को काम दिया है आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने। किसने दिया? आर्टिकल 51। अब तुम भी बोलोगे सर ये बीच में आपने आर्टिकल 51 क्यों बोला? ऐसे याद आ गया मेरे को। काय को याद क्या को है? अरे बाबा याद आना था ना, ये यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आर्टिकल 51 टेल्स द स्टेट टू डू व्हाट, टू मेंटेन इंटरनेशनल और पीसफुल रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज। देखो अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो यहाँ पर टारगेट रिच एनवायरनमेंट है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब मैं आगे चलता जा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन भी बताते जा रहा हूँ, नोट्स भी बनाते जाओ, और इसको आराम से देखते हुए चले जाओ, ठीक है? आगे चलते। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजंस हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज। व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक सुनामी और एन अर्थक्वेक, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court. Courts are also a part of the government. तो यहाँ पर लिखा है कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट अब ये ना, ये एक्चुअली क्लास 6 की एनसीईआरटी है। तो जब हम एडवांस स्टेज पर जाएंगे, जब मैं जैसे प्लस क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इज जुडिशरी अ पार्ट ऑफ द वर्ड स्टेट। तो वो जो लोग मेरे से प्लस क्लासेस में पढ़े हुए ना, उनको अचानक बहुत कुछ याद आ रहा होगा। तो ये तो बहुत एडवांस लेवल है, सो अभी हम उसमें नहीं जा रहे। सो परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू डू ऑल ऑफ दिस एंड व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। व्हेन ह्यूमन बीइंग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजंस कैन बी मेड। ठीक है सर, हमको ये सब समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं। ओके, some rules have to be made that apply to everyone. For example, there is a need to control resources and protect the territory of the country so that people can feel secure. Governments do this on behalf of the people by exercising leadership, taking decisions and implementing these among all people living in their territory. यार यहाँ पे फिर कुछ गड़बड़ आ गया। अब क्या हो गया? अब क्या दिख गया आपको? अरे बाबा, governments do this on behalf of their people.
ओके, एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। क्या बात करूँ, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को अजीब लग रहा होगा। ये भी यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, दैट व्हाट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू पीपल। या फिर इसी को और तरीके से समझा जा सकता है दैट द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कंसेंट ऑफ द पीपल। तो आप चाहे यहाँ से पकड़ो चाहे वहाँ से पकड़ो, आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, तो यही वाली बात है, द गवर्नमेंट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एंड दैट इज वाई द एंटायर आंसर इज करेक्ट। लो जी, तुम्हारा तो काम हो गया। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट आर पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, द सुप्रीम कोर्ट, द इंडियन रेलवेज, भारत पेट्रोलियम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब आप पॉलिटी में मेरी क्लासेस ज्वाइन करोगे ना, तो हम पहले ही स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको ये सारे वर्ड्स बड़े क्लियरली दिखाई देंगे। सुप्रीम कोर्ट, भारत पेट्रोलियम, इसमें से क्या क्या स्टेट है और क्या स्टेट नहीं है। सो वेरी इंपॉर्टेंट वे एंड लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन फ्यूचर। नाउ वी विल बी डीलिंग विद व्हाट इज कॉल्ड एज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्यों सर, क्या गवर्नमेंट के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं? बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, ये अपने आप से नहीं आएगा, यू हैव टू रियली गेट इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पार्ट। सो अब समझने की कोशिश करते हैं। सी एक्चुअली जो हमारे यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है, द स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इज एक्चुअली दैट देयर आर मोर देन वन गवर्नमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन इंडिया। मोर देन वन गवर्नमेंट मतलब देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो अगर हम इंडिया की बात करेंगे, सो देयर विल बी वन सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, ऑल्सो कॉल्ड एज द यूनियन गवर्नमेंट। यूएस में उसी चीज को फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है। एंड देन देयर आर स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये दो लेवल्स हो गए, लेकिन देयर वॉज अ थर्ड लेवल ऑल्सो क्रिएटेड विच वॉज कॉल्ड एज लोकल गवर्नमेंट, जिसको आपने नॉर्मली नोटिस किया होगा आर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और द म्यूनिसिपैलिटीज। ओके, सो हमारे पास तीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। सो हम लोग इसको टीयर सिस्टम या टायर सिस्टम जैसे मर्जी बोलना है। ओके, सो पहले था 2 टीयर सिस्टम, फिर हमने इसको बंद कर दिया, अब वी हैव द 3 टीयर सिस्टम। सो वी हैव वन एट द यूनियन लेवल, one at the provincial or the state level, and the third one at the local level. Okay, so we have 3 levels of government, and this is what is called as a federal government or a federal structure. So अगर हम ऐसे देखेंगे, देखो इस मैप से कितनी अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आपको ये पढ़ने को मिल जाता या स्कूल में कोई अच्छे से पढ़ लेते, तो बहुत सारे बेसिक्स यहाँ पे क्लैरिटी से हो जाते। कैसे? सो यू हैव नेशनल लेवल गवर्नमेंट, you have state levels government or the state level government. So if you pay attention to this carefully, then you will have Delhi mein based the union government, and then her state mein, okay, you will have their respective state governments. तो आगे पढ़ते हैं, the government works at different levels, at the local level, state level and national level. The local level means in your village, जो मैंने तुम्हें बताया था पंचायती राज institutions, town or locality, which are the municipalities. State level, that would mean that which covers an entire state like Haryana, Assam, etc. And finally the national level, which relates to the entire country. तो हमारे पास 3 levels of government है, और इसी structure को हम federal structure बोलते हैं और federalism बोलते हैं। Federalism का मतलब क्या होता है? Federalism का मतलब होता है कि we number one have more than one governments. तो हमारे पास एक यूनिटरी गवर्नमेंट अगर इसको होती, अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट होती है या यूनिटरी स्ट्रक्चर होता है। यूनिटरी स्ट्रक्चर मतलब एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। फेडरल स्ट्रक्चर में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं, और हमारे केस में फॉर एग्जांपल देयर इज अ नेशनल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट, और फिर यू हैव द स्टेट गवर्नमेंट एंड देन यू हैव द लोकल गवर्नमेंट। इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें गड़बड़ हो सकती है सर, कैसे गड़बड़ हो सकती है? गड़बड़ ये हो सकती है, ये नेशनल लेवल गवर्नमेंट बोल सकती है अरे बाबा स्टेट तुम हमारे में इंटरफेयर मत करो, स्टेट बोलेगी लोकल गवर्नमेंट को तुम हमारे काम में इंटरफेयर मत करो, या फिर इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो। तो फेडरेशन या फेडरलिज्म की ये डेफिनेशन पूरी नहीं होती। फेडरलिज्म की डेफिनेशन तब पूरी होती है जब मैं ये बात बोलता हूँ दैट देयर आर मोर देन 2 गवर्नमेंट्स और 2 और मोर देन 2 गवर्नमेंट्स, और इनके बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद
डिवीजन ऑफ पावर्स की हुई है। तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा, हमारे यहाँ पे एक 7 शेड्यूल है जिसमें एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। तो अब हम इसको समझना, देखो यार डिस्ट्रिक्ट लेवल, ओहो तुमने देखा ये जाल कितना बड़ा हो गया। सो यू हैव नेशनल लेवल, यू हैव स्टेट लेवल, और फिर तुम्हारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग अलग गवर्नमेंट। तो अब इसको देखो, ऐसा अभी तुम्हें लगेगा कि सर ये हम छोटी छोटी एक्सरसाइज भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम आ जाएगा। द डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद रशिया। Decision of the West Bengal government on whether to have board exams in class 8 for all government schools. Introduction of 2 new train connections between Jammu and Bhubaneswar. Decision to locate a common well in a particular area of the village. Decision to construct a big children's park in Patna. The decision of the Haryana government to provide free electricity for all farmers. Introduction of a new 1000 rupee note. यार ये एक्सरसाइज ना करने में बड़ा मजा आएगा तुम्हें, ओके और ये बड़ा अच्छा रहेगा। तो ऐसे करते तो डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद रशिया, ये लोकल गवर्नमेंट में आना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट में आना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में या यूनियन गवर्नमेंट में आना चाहिए। मैं तुम्हें 15 सेकेंड दूंगा, तुम आराम से इसका आंसर कमेंट्स में दे दो। सो डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद रशिया। यार वैसे बड़ी अजीब सी बात है, ये इस पर क्वेश्चन आया हुआ है यार, ओके। तो अब तो हमें ये बात तो मालूम पड़ गई कि इसका आंसर ऑन शुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट। वाई? बिकॉज ऐसे मैंने अभी बताया था, आर्टिकल 51 इज रिस्पॉन्सिबल और इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद इंटरनेशनल पीसफुल रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज। चलो सर अगला देखते हैं। द डिसीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑन वेदर टू हैव बोर्ड एग्जाम्स इन क्लास 8 फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स। हेलो, खुद ही पता रहे यार, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, ओके। चलो आंसर देने की कोशिश करो, ये लोकल है, स्टेट है या सेंट्रल है, बताओ यार। कुछ कुछ तो सवालों में ही जवाब छुपे होते। वेरी गुड, तुम्हारे पास 15 सेकेंड है, आंसर दे दो। ओके 15 सेकेंड, आराम से आंसर दो, लेकिन आंसर दो, ओके। ऐसे मत सोचो कि सर हमें तो सब आता है या फिर कुछ भी नहीं आता, दोनों ही केस गलत है। मेक श्योर दैट यू नो द आंसर एंड यू शुड बी आंसरिंग दिस वेल, ओके। और आंसर क्या है? आंसर ऑफ कोर्स इज स्टेट। बहुत बढ़िया, थोड़ा समझने की कोशिश करो फिर तुम्हें इजीली हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ट्रेन कनेक्शंस बिटवीन जम्मू एंड भुवनेश्वर। इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ट्रेन कनेक्शंस बिटवीन जम्मू एंड भुवनेश्वर, इसका आंसर दो। दो स्टेट्स है, ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास है 5 सेकेंड, क्विकली आंसर दो। लोकल है, स्टेट है या सेंट्रल है? बहुत बढ़िया, आंसर इसका होना चाहिए सेंट्रल, बिकॉज मोर देन 2 स्टेट्स आर इन्वॉल्व। द डिसीजन टू लोकेट अ कॉमन वेल इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द विलेज। अब देखो, अब आएगा ना, अब देखते हैं इसका आंसर क्या देते हो, लोकल, स्टेट या फिर सेंट्रल। ओके 5 सेकेंड और, यार इतना सिंपल सा हो गया सर, विलेज आ गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, वेरी गुड, आंसर शुड बी लोकल, वेरी गुड। फिर डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ बिग चिल्ड्रंस पार्क इन पटना, अब क्या आंसर दोगे? बिग चिल्ड्रंस पार्क इन पटना, ओके। चिल्ड्रंस पार्क पटना में, शहर के अंदर, इंटरनल काम, सिटी, टाउन, जो मर्जी सोचो, क्या आंसर होगा? ओके, आंसर ऑफ कोर्स इज लोकल, वेरी गुड। चेक करते रहो तुम आंसर। द डिसीजन ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल फार्मर्स, बताओ यार, अब तो तुम्हें 5 सेकेंड में आंसर आना चाहिए। लोकल, स्टेट या सेंट्रल? बहुत बढ़िया सर, हरियाणा गवर्नमेंट ही लिखा था, आंसर वुड बी ऑफ कोर्स स्टेट। और फिर इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू 1000 रुपीज नोट, तो करेंसी, वेरी गुड, बहुत ही सिंपल होगा। अरे ये तो तुम्हें कुछ पुराना हादसा याद आ गया होगा, अरे हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सो नवंबर 8, 2016 तुम्हें याद आने लग जाएगा, आंसर ऑफ कोर्स इज सेंट्रल। तो तुम्हें रियलाइजेशन होने लग जाएगा
कि हाउ कैन यू डिमार्केट बिटवीन डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड कंट्री लेवल और नेशनल लेवल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें अब ये स्ट्रक्चर समझ में आने लग गया होगा। अब हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक। मैंने तुम्हें एक सिंपल पार्ट पढ़ाना था एंड टू जस्ट टू गेट यू वार्म अप ऑफ हाउ द गवर्नमेंट इज और व्हाट इज दैट फंक्शनिंग। आगे देखते हैं, लॉज एंड द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज and everyone who lives in the country has to follow these. This is the only way governments can function. अब ये देखो कमाल की बात है। पहले इस बात को पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर we'll get back to it. Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce its decisions. Okay. For example, there is a law that says all persons driving a motor vehicle must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. Without these laws, the government's power to make these decisions is not of much use. In addition to any actions that the government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give orders about what should be done. अब ध्यान से समझने वाली बात है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट रॉन्ग, बट सच्चाई ये है कि ये क्लास 6th की एनसीईआरटी है, लेकिन द पॉइंट है इज हमको इसको कनेक्ट करना आना चाहिए टू एडवांस लेवल। द गवर्नमेंट मेक्स लॉस, यानी कि एक गवर्नमेंट का ऑर्गेन होता है विच इज कॉल्ड एज लेजिस्लेचर। सो गवर्नमेंट का ऑर्गेन है विच इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, जिसका काम है टू मेक लॉस। लेकिन एक अजीब सी बात है कि गवर्नमेंट का सिर्फ यही एक ऑर्गेन नहीं है, or the state has several other organs also. So if I look at the state or the government, right, then the state has organs which are executive, legislative and judiciary. अब यहाँ पर हमको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पता करना होगा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में एक्चुअल डिफरेंसेस है क्या। सो जो लेजिस्लेटिव है उसका काम होता है to make laws, to make laws. ओके, तो अगर आप पार्लियामेंट देखोगे या विधानसभा या विधान परिषद देखोगे, then they are the ones who are responsible to make laws. फिर है जुडिशरी, और आधा पहले देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम है टू इम्प्लीमेंट लॉज। मैं लॉ तो बना दिया लेकिन उसको यूज तो करना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, देखो इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करना आना चाहिए तुमको। कैसे सर, अगर लॉ ना बना पाए तो कोई फ़ायदा नहीं, बिल्कुल बात है, लेकिन लॉ अगर बन गया और उसको आपने यूज़ नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो भी फ़ायदा नहीं। सो द पॉइंट हियर इज दैट यू हैव लेजिस्लेटिव, यू हैव एग्जीक्यूटिव, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ भी होता है। जब लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है और एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी रिक्वायरमेंट हो जाता है इंटरप्रिटेशन का, यानी कि ये दोनों चीज़ों को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस का काम होता है, और रादर इज द जॉब ऑफ द जुडिशरी, द कोर्ट्स। अब यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार बात है। मज़ेदार बात क्या है, मैं ये लाइन बार बार बोलता हूँ, जब मैं इंटर स्टेट रिलेशन पढ़ाता हूँ तब मैं खासकर ये बात बोलता हूँ, दैट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट इज को एक्सटेंसिव विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। मैं नहीं समझा ये वाली बात है कि अगर लॉ बोलता है तुम ये फलां चीज़ कर सकते हो, यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिव ये बोल सकता है कि जहाँ तक लॉ मुझे अलाउ करता है वहाँ तक मैं उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता हूँ। सो यू डोंट हैव टू डिफाइन it as a separate structure, it can be understood within this also. So these are two things which are related to interpretation of laws, and that is why we say that the functioning of the state cannot happen
without the three organs executive, legislative, and judiciary. So we will now look at the different types of governments. Now different types of governments का क्यों हमको पढ़ना पड़ेगा, वो इसलिए है बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी सॉ दैट जैसे जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन होता गया, द पॉलिटी, द राज्य व्यवस्था केप्ट ऑन चेंजिंग, हमने नोटिस किया कि अलग अलग टाइप्स की गवर्नमेंट्स बनने लगी. तो पहले इसको पढ़ते हैं, फिर यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर. सो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स. हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉज. तो हमने यहाँ पे पढ़ा था लॉज एंड द गवर्नमेंट. अब हमको ये बात समझ में आने लगेगी कि गवर्नमेंट को लॉज बनाने आते हैं या फिर उनको पावर है. गवर्नमेंट को ऑल्सो द पावर है टू इम्प्लीमेंट दीज लॉज. लेकिन इनको पावर दी किसने? सरकार. कौन होता है बाबा? सरकार कौन है पावर बनाने, ये लॉ बनाने वाली? द आंसर टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन द कंट्री. अब अलग अलग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स है. सो अब हम दो टाइप्स के गवर्नमेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं. ठीक है. तो ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे पास एक गवर्नमेंट होती है विच इज कॉल्ड एज मोनार्की, और एक गवर्नमेंट होती है विच इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी. सो यू हैव वन विच इज कॉल्ड एज मोनार्की एंड द अदर वन विच इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी. अब इस पूरे खेल में वर्ड क्या है? द मेजर कॉन्सेप्ट दैट इज डिफरेंस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर. सी होता क्या है कि मोनार्की में आमतौर पे वन पर्सन, वन किंग, वन क्वीन या वन डायनास, जो मर्जी होगा, ही इज रिस्पॉन्सिबल और ही हैज ऑल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर विद हिम. ऑन द अदर हैंड डेमोक्रेसी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होती. द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पीपल. बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया गया है डेमोक्रेसी के लिए. देयर इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल. सो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये है डेमोक्रेसी. मोनार्की ऑन द अदर हैंड इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन, वन अथॉरिटी, वन डायनास्ट, वन किंग, वन क्वीन, जो मर्जी बोलना है बोल लो. सो अगर मैं इसी बुक को दोबारा पढ़ लूं तो वापस आते हैं. सो पहले हम लोगों के देखो राजा साहब दिखाए हुए फोटो में, इट इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं मोनार्की. सो दिस इज मोनार्की. द मोनार्क और द किंग और द क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट. Monarch may have a small group of people to discuss matters, but final decision making power remains with the monarch. इसलिए मैं तुम्हें वर्ड यूज कर रहा था concentration of power. This is concentration of power. सारा खेल ये है. ओके. सो तुम्हें समझना पड़ेगा. तुम्हें पॉलिटी समझा रहा हूँ मैं, तो तुम्हें देखो कितने आराम से कनेक्ट किया जा सकता है. मैं तुम्हें कुछ और पढ़ाता हूँ और वो कनेक्ट किसी और चीज़ से होता है. यही आर्ट है. ऐसे पढ़ना होता है और ऐसे पढ़ाना होता है. बट ऐसा लोग पढ़ते नहीं है. बट सैड है. नेवर माइंड. दूसरी साइड है द गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल. अब बड़ा अजीब सी सिचुएशन आ गई. सिचुएशन ये अजीब सी इसलिए हो गई बिकॉज मोनार्क तो अकेला है, लेकिन यार लॉ भी वही बना रहे हैं, फैसला भी वही कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी भी वही कर रहे हैं. लेकिन पीपल तो बहुत सारे होते हैं ना सर. ओके. करोड़ों लोग भी हो सकते हैं. जैसे इंडिया में तो कई सौ करोड़ लोग हैं. तो फिर डेमोक्रेसी में होता क्या है? तो ये जो पीपल है ना, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन लेते हैं. ओके. ये अपने प्रतिनिधि चुन लेते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स जाकर गवर्नमेंट बनाते हैं. तो ये जो गवर्नमेंट होती है, अब इसके पास पावर आ गई. क्या करने के लिए? सर लॉज बनाने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अपॉइंटमेंट करना, वेलफेयर प्लान्स करना, पॉलिसी बनाना. अब ये करेंसी नोट जो कुछ भी हमने पढ़ा था, अब गवर्नमेंट को जो ये लॉज बनाने की या इम्प्लीमेंट करने की पावर मिल गई. दिस इज गिवन इन डेमोक्रेसी बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस. तो इसीलिए ये जो डेमोक्रेसी है, ओके, इसको आमतौर पे हमने जो मेथड देखा है उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ऑल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. क्यों जरूरी क्यों नहीं? बिकॉज कभी कभी अगर छोटी पॉपुलेशन है तो पीपल ने ना वो खुद भी बैठ जाएंगे. ऐसा बैठ जाओ, क्या करोगे, हम फैसला करेंगे.
तो दे कैन ऑल्सो हैव डिसीजन मेकिंग पावर, ऐसा कोई मना ही नहीं है, लेकिन वो बहुत छोटी कंट्रीज में होता है, स्विट्जरलैंड में, ओके, जैसे कि वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाता है. सो देयर कैन बी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, देयर कैन बी डायरेक्ट डेमोक्रेसी. सारा खेल ये है कि डिसीजन मेकिंग पावर है कहाँ से. यहाँ गवर्नमेंट को मिलता है डिसीजन मेकिंग पावर. एक्चुअली ये पावर इज वेस्टेड इन द पीपल, लेकिन पीपल क्या करेंगे सर, पीपल को रिप्रेजेंटेटिव्स चुनना ज़रूरी है, फिर वो गवर्नमेंट को पावर देते हैं, पावर रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो जाती है, और फिर वो लोग लॉज बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. मोनार्क को पीपल से कोई लेना देना नहीं है. क्या बात करो ना, पीपल से नहीं लेना देना, फिर उसे क्या होगा. तो इन अदर वर्ड्स, अगर मोनार्क को पीपल से कुछ मिला ही नहीं, तो मोनार्क को अपनी बात या अपना फैसले, डिसीजन, पॉलिसी, वो एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा टू द पीपल. बिल्कुल सही बात है. दे विल नॉट हैव टू एक्सप्लेन इट टू द पीपल. बोलेंगे भाई तू कौन मैं कौन. ओके, दैट इज द ओनली डिफरेंस. प्राइमरली एक्चुअली ब्रॉडेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन डिफरेंस यही है. यहाँ पे द गवर्नमेंट इज कहीं ना कहीं आंसरेबल टू द पीपल, बिकॉज ये पावर उनकी नहीं थी, गवर्नमेंट की नहीं थी, ये पीपल ने उनको दी थी. इसलिए इस वर्ड को मैंडेट या जनादेश बोला जाता है, जब आप वोट करके सरकार को चुनते हो. मोनार्क को अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्यों भैया उनको पावर मिली नहीं. सो आप इसको दोबारा पढ़ेंगे. कितने बार सर एक ही बात को पढ़ना पड़ता है. ऐसे ही स्ट्रक्चर समझ में आता है मेरे बच्चे, मेहनत करनी पड़ती है. ओके ओके, लेट मी सी. The answer to this question depends on the type of government there is in a country. In a democracy, it is the people who give the government this power. They do this through elections in which they vote for a particular persons and elect them. Once elected, these persons form the government. In a democracy, the government has to explain its actions and defend its decisions to the people. अब एक मिनट, अब ना इसको भागते हुए मत छोड़ मत दो, इसी को कंपेयर करो इस लाइन से. अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक. देखा कितने इजीली कंपेयर हो सकता है. इसके लास्ट तीन लाइंस, इसके लास्ट तीन लाइंस से कंपेयर करो और तुम्हारा कंपैरिजन हो जाएगा. तो इधर है पीपल, इधर है मोनार्क, इधर है नीचे है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, ऊपर है government by the people, of the people, for the people. In a democracy, the government has to explain its actions and defend its decision to the people. In a monarchy, he does not have to. How simple can this be? इतने आराम से पढ़ा जा सकता है, बट लोग मिस कर जाते हैं. सो अब कुछ डिस्कशंस है. डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजंस दैट अफेक्ट देम? अरे ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो जाता है. Do you think it is important for people to be involved in decisions that affect them? तो ये क्वेश्चन ना ऐसा तुम्हें लगेगा पता नहीं यार, इसका कुछ मर्जी आंसर दे दो बेटा, पर बड़ा भयंकर क्वेश्चन हो सकता है ये. यहीं से आता है सिविक सोसाइटीज, रोल ऑफ एनजीओज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, PILs, ये सब यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा. अगर तुम कोशिश करना चाहोगे तो यू कैन एक्चुअली ट्राई एंड राइटिंग दिस इन कमेंट्स एंड आई बी हैप्पी टू सी कि तुम लोग कैसे आंसर देंगे, एंड आई कमेंट ऑन देम. विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर टू हैव इन द प्लेस यू लिव इन? अब ये तो तुम जो मर्जी से बोल सकते हो. विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट? करेक्ट दो स्टेटमेंट्स दैट यू थिंक नीड करेक्शन. इन अ मोनार्की द कंट्री सिटीजंस आर अलाउड टू इलेक्ट whomsoever they want. In a democracy, a king has absolute powers to rule the country. यार इसका भी आंसर दे दो. In a monarchy, the people can raise questions about the decisions the monarch takes. तो ऐसे करो, ये चॉइस A, B और C, ऐसे ना आंसर लिख लो. कैसा आंसर लिखने से? अरे आंसर लिखो ना ऐसे, A लिखो, ओके, A ऐसे लिखो और इसके आगे आंसर लिखो, राइट, येस और नो. फिर B येस और नो, C येस और नो. ठीक है, तो तुम्हारी ये एक्सरसाइजेस होती चली जानी है. ओके, तो ऐसे एनसीईआरटी पढ़ के नहीं छोड़ देना होता. अच्छा, तो तुम्हारे ये एक फर्स्ट क्वेश्चन होगा. ये आंसर लिखने की कोशिश करो कमेंट्स में, 200 वर्ड्स में डालने की कोशिश करो. वैसे मुझे मालूम नहीं यूट्यूब पे कितना कमेंट्स वर्ड्स डाले जा सकते हैं, बट उम्मीद है कि 200 वर्ड्स तो आ जाएगा. नहीं भी होगा तो जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स आप डाल सकते हो, इसका आंसर डालने की कोशिश करो. डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजंस दैट अफेक्ट देम? गिव 2 रीजंस फॉर योर आंसर. फिर है विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर टू हैव इन द प्लेस यू लिव इन एंड वाई? ओके, तो ये वाला छोड़ दो, ये वाला नहीं काम आएगा.
फिर विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 3 का ए का आ गया यस दो, बी का यस दो, यस सी का यस दो। चलो आगे चलते हैं। अब है इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। हाँ ये तो बात सही है सर। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। देर आर अदर प्लेसेज इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज। अरे मैं क्या है, हम लोगों ने फोकट में मिल गया। ओके हम लोग को कोई ध्यान नहीं है, हमें तो गिफ्ट में दे दिया डॉक्टर अम्बेडकर ने डेमोक्रेसी, द फाउंडिंग फादर्स ने, इसलिए हम इसकी कदर नहीं करते। लेकिन दुनिया में ना बेटा लोगों ने जान दी है सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए। सो नेवर अंडर एस्टिमेट और रादर बी अनग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट दैट वी हैव। There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. You now know that the main feature of a democracy is that people have the power to elect their leaders. So in a sense, democracy is ruled by the people. बिल्कुल सही बात है। The basic idea is that people rule themselves by participating in making of these rules. तो बेटा सर हमको तो पार्लियामेंट में कभी बुलाया नहीं। ओह कैसी बात कर रहे हो, तुमने वोटिंग किया ना, तो तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव्स वोट पार्लियामेंट में बैठे हुए या फिर विधानसभा में बैठे हुए, तो वो जो जो वो डिसाइड करे वो एक तरह से ऑन योर बिहाफ करे। दैट इज इनफ ऑफ पार्टिसिपेशन। अच्छा फिर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। बिकॉज अब ना इतने छोटी छोटी पॉपुलेशन वाली कंट्री होती नहीं है जहाँ पर यार छोटी छोटी कंट्रीज ने अपना काम कर लिया ना, ऐसा नहीं होता। In representative democracies, people do not participate directly, but instead they choose their representatives through an election process. जो मैं समझा रहा हूँ वो इन वर्ड्स में आ रहा है, या फिर जब मैं वर्ड्स आ जाता है तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। These representatives meet and make, ये बॉक्स में बाद में पढ़ते हैं, and make decisions for the entire population. These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise। बेटा बड़ा अजीब सी बात है ये जो वोटिंग हो रही है, जिसको हम वोटिंग बोलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मालूम है जब ब्रिटिशर्स इंडिया में, जब ब्रिटिश राज चल रहा था ना, तो ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को, इंडियंस को, कभी भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया। ये क्या होता है सर, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि every citizen of the country, every citizen of the country, regardless of his race, religion, caste, gender, etc., beyond a particular age, अब ये एज तो डिटरमाइन हो जाएगी, पार्लियामेंट कर देगा। अब ये 18 है, पहले 21 थी, बिलो मोर देन ऑफ अ पर्टिकुलर एज, अब वो वोट कर सकता है। अब वोट करने का मतलब क्या हुआ? वोट कर सकता है मतलब ही कैन गिव the consent or the permission for formation of a government। तो एक तरह से वो डायरेक्टली अपने देश को, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली अपने देश को राज कर सकता है। सो ये बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है यार। एक कंट्री है, ओके, उस कंट्री के सिटीजन्स हमको, हम इतना भी लायक नहीं समझ रहे कि वो जो है वो अपनी सरकार चुन सके। यार ये तो बड़े दुख की बात है ना, तुम्हें अपनी कंट्री से इतनी भी नहीं उम्मीद है। हाँ यही बात थी, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने हमको, हमारे सिटीजन्स को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया था, ब्रिटिशर्स ने हमको एट मैक्सिमम, पहले तो देते नहीं थे, और जब दिए तो बड़ा लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया। अमीर लोगों को दे दिया, कुछ एजुकेटेड लोगों को दे दिया, प्रॉपर्टी ओनर्स को दे दिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन कभी भी उन्होंने हमको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है फाउंडिंग फादर्स ने जो हमको दिया। और गिफ्ट के साथ साथ ना, गिफ्ट के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आगे पढ़ते हैं। All adults, what is universal adult franchise? All adults in the country are allowed to vote. But it was not always like this. Can you believe there was a time when government did not allow women and the poor to participate in elections? अब देखो यहाँ पर ऐसे थे, और सिर्फ इंडिया में नहीं है, या आउट ऑफ इंडिया भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है। In their earliest forms, governments allowed only men who owned property and were educated to vote. This meant that women, the poor, the propertyless, uneducated were not allowed to vote. The country was governed by the rules and regulations that a very few men made.
ये हमको बिल्कुल जमता नहीं था। तो ये फोटो में देखो यार, वोटिंग इन अ रूरल एरिया, ओके, इतना इम्पोर्टेंट है कि हर आदमी, हर पर्सन रिगार्डलेस ऑफ हिज एज, जो एक बियॉन्ड सर्टन एज हो, मनी है कि नहीं, पावरफुल है कि नहीं, वो एक तरह से अपना योगदान दे रहा है, अपना पार्टिसिपेशन कर रहा है इन द रूल ऑफ दिस कंट्री। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ मेजोरिटी। मैंने तुम्हें बताया था ब्रिटिशर्स ने हमको लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया। Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिमांड था। तो एक बार गांधी जी के व्यूज पता करते हैं इस मामले में। राइटिंग इन हिज जर्नल यंग इंडिया इन 1931, Gandhi ji said, I cannot possibly bear the idea that a man has got wealth should get the vote, but man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who honestly works for the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man। तो अपने आप में ये बड़ा अनफेयर है, ओके, ये अपने आप में बड़ा अनफेयर है कि आप एक सरकार, आप एक कंट्री के सिटीजन हैं और आपको राइट टू वोट नहीं है। सो मैं यहाँ पे चाहूँगा कि तुम्हें दो क्वेश्चन, इनफैक्ट 3 क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ से। एक तुम्हें मालूम होना चाहिए व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट। अब ये सिर्फ अंडरस्टैंड मत करना, इसमें रोल ऑफ द गवर्नमेंट भी कर देना, ठीक है। फिर एक कर देना, एक और क्वेश्चन जो तुम कर देना, दैट नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, एक कर देना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक उसके साथ कर देना डिफरेंशिएटेड फ्रॉम मोनार्की, ठीक है। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन। और तीसरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी चाहे तो ऊपर वाला देख लो चाहे नीचे वाला देख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे समझा दो कि सफराज मूवमेंट क्या है, सफराज मूवमेंट क्या है, या यूनिवर्सल एडल्ट सफराज क्या है। तो तुमने कैसे आंसर देना है? सर हम कैसे आंसर देंगे इसका? बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट्स में आंसर दो, ओके। तो अपना आंसर लिख देना 6.3.1 की होंगे सर, व्हाट इज दिस, चैप्टर 6, ओके, सॉरी क्लास 6 चैप्टर 3 क्वेश्चन 1, और फिर अपना आंसर लिखो, मुझे दिख जाएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ लिखो 6.3.3, तो 6 क्लास 3rd चैप्टर 3rd क्वेश्चन, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखते टाइम बोलो 6.3.4 और अपना आंसर लिखो। आंसर कितना लिखना है सर? अरे बाबा देखो, वैसे मुझे मालूम नहीं यूट्यूब पे कितना कमेंट्स आते हैं, बट कोशिश करो क्लोजेस्ट टू 200 वर्ड्स हो जाए, और अगर जितना भी कम होगा तो मैक्सिमम पे चले जाओ, बट राइट योर आंसर, ओके, एंड ट्राई एंड बी एज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड फैक्चुअली करेक्ट एज पॉसिबल। तो तुमने नोटिस किया एक छोटा सा चैप्टर में हमें कितने सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई। इसी तरह से मैं चाहूँगा कि तुम्हारा सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाए। तो मैं फिर एक बार अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैंने PSIR ऑप्शनल लॉन्च कर दिया है। अब तुम्हारे को अब देर ना हो जाए, 250 मार्क्स GS2, 250 मार्क्स ऑप्शनल 1, 250 मार्क्स ऑप्शनल 2, हाफ ऑफ योर UPSC CSE अब मेरा जिम्मेदारी है। सो टू गेट 10% डिस्काउंट यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE एंड I'll be very very happy to teach you. So हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे पंचायती राज इन द नेक्स्ट वीडियो, और तब तक के लिए very very important, I will see you next time. God bless, thank you and Jai Hind.